नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, अनुज गर्ग कोचिंग के आज के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले सत्र में हमने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2020 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करी थी और देखा था कि हमेशा की तरह इस बार भी सिविल सेवा परीक्षा में भारत के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न पूछे गए। आज मैं आपके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, जहां से हर साल अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेटेज इंडियन पॉलिटी का, भारत की राज्य व्यवस्था का ज्यादा रहता है। लेकिन मित्रों, यह बात बोलना कठिन है कि इंडियन पॉलिटी एक फेवरेट सब्जेक्ट तो है, इंडियन हिस्ट्री भी है, लेकिन अगले एग्जाम तक जाते जाते क्या उतनी ही मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या इट विल नो लॉन्गर बी ए फेवरेट सब्जेक्ट? इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में करंट अफेयर्स में से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा कम रहा, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो पूरी इसी तरीके से करनी है कि हर सब्जेक्ट को हम उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ें कि कोई प्रश्न यदि हमारे सामने आए तो हमें उस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हुए बेचैनी ना हो। देखिए मित्रों, मैं आपसे अगली कुछ क्लासेस में इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस का जिस तरीके से चर्चा करूंगा वो टॉपिक बाय टॉपिक होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक यूपीएससी का अप्रोच रहता है। जैसे आज मैंने इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए यदि सेशन डिजाइन किया है तो कहीं ना कहीं इन सत्रों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, तो इन टॉपिक्स में कुछ ना कुछ तो यूपीएससी जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो इनमें होगी। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आखिरकार इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मित्रों, यदि पिछले वर्षों के पेपर्स को उठा के देखा जाएगा तो एक बात इन सभी टॉपिक्स से निकल के आती है कि इन चारों टॉपिक्स में यूपीएससी का प्रश्न को पूछने का जो दृष्टिकोण रहा है वो डेफिनेशन और मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ज्यादा रहा है। मतलब मौलिक अधिकारों की कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, उनके मीनिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। प्रस्तावना प्रीएम्बल के साथ भी सेम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ भी सेम है। मतलब यहां से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कम रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कि आपसे एक बार पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो एक प्रकार की मैरिज की चॉइस देता है। तो उसमें आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी में फ्रीडम टू चॉइस मैरिज, वो वाला आपका आ जाएगा। इस साल भी क्वेश्चन था जैसे कि अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से फ्रीडम के अंतर्गत या कौन से फंडामेंटल राइट के सेट के अंतर्गत आता है। एक बार आपसे पूछ लिया गया 2018 में राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में कवर होता है। और इसी साल का 2020 की परीक्षा का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आने वाला एक और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे पूछ लिया गया था कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के कौन से भाग में एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है, तो उसका आंसर था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 50 में। लेकिन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से यदि हम ऊपर जाके इन सभी टॉपिक्स की नॉलेज को देखेंगे तो याद रखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछे गए हैं वो डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट से, इनके मीनिंग से, इनके इंटरप्रिटेशन से ज्यादा आए हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे और जो फ्रेशर से उनको खासकर इसमें थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस को चर्चा करूंगा, जितने भी आने वाले टॉपिक्स में मैं आपके लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को लाऊंगा, उनमें टॉपिक बाय टॉपिक कैटेगराइजेशन करके हम लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करूं, लगभग पिछले 10 वर्षों में 5 बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न आया है कि भारत में संसदीय सरकार की प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो अब वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आएगा, तो आपकी एक समझ विकसित होगी कि इन टॉपिक्स को किस तरीके से यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना है। कैटेगराइजेशन करने के पीछे का लॉजिक ये था। तो आज हम 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। 2018, 19 और 20 के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के अंतर्गत। मित्रों, मुझे आप लोगों को आज के सेशन में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताना चाहूंगा, मुझे इस बात को बताते हुए आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। इतने दिन से आपके साथ साथ मैं भी आधुनिक भारत के इतिहास की किताब का जो मेरे द्वारा लिखित है, प्रोफेसर श्री अशोक दहीवादे भी इसमें सह लेखक है। यह किताब फाइनली आप लोगों के लिए अवेलेबल है। भारत के इतिहास के ऊपर ये जो मैंने किताब लिखी, इसके पीछे का पूरा दृष्टिकोण यह था, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोई एक ऐसी किताब को लिखा जाए जो उनको पूरी कहानी और पूरे पॉइंट बताने के साथ साथ उत्तर लेखन भी कंटेंट के माध्यम से, जो बुक में लिखा गया कंटेंट है उसके माध्यम से सिखा सके। कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, वो बुक फॉर्मेट में आपको पूरा दिया हुआ होता है। लेकिन कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया, जब इस बात के बारे में फ्रीडम ऑफ पार्टीशन, जो इस बुक का 23वां चैप्टर है, उसमें जब इस भाग को हम लिख रहे थे फ्रीडम ऑफ पार्टीशन के बारे में, तो इस बात का भी ध्यान रखा कि पूरे टॉपिक को समझाने के बाद एक आइडियल उत्तर आप कैसे लिख सकते हो, उस प्रकार से भी कंटेंट को लिखा जाए ताकि आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो इस दृष्टिकोण के साथ इस किताब को लिखा गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जाके इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपके लाइब्रेरी कक्ष में यह किताब अपनी जगह बनाने के लिए अब इंतजार कर रही है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और यह क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षा 2020 में ही पूछा गया। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज एक संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है। अब मित्रों, मेरा मूल विषय तो इतिहास है, तो मेरी उपज के साथ साथ इतिहास तो संविधान की उपज भी होता है। अगर आप अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक बात उसमें से निकल के आएगी कि किसी भी देश का संविधान उसके इतिहास की ही उपज होता है। अमेरिका में जो फेडरलिज्म का मॉडल है, अमेरिका में जो संघवाद का मॉडल है, और भारत में जो संघवाद का मॉडल है, भारत में जो फेडरलिज्म का मॉडल है, हमें दोनों देशों के संघवाद के मॉडल में अंतर देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि दोनों देशों का इतिहास का अनुभव अलग रहा, दोनों देशों का इतिहास अलग रहा, तो उन दोनों देशों के संविधान सभा के सामने भी अलग अलग चुनौतियां थी। भारत की संविधान सभा के सामने भी कुछ चुनौतियां थी। अमेरिकी संविधान सभा, फिलाडेल्फिया कांग्रेस या फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जब आयोजित हुई 1787 में, उसके सामने भी अपनी कुछ चुनौतियां थी। तो अमेरिकी संविधान ने जो संघवाद का या फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया और भारत के संविधान ने जो संघवाद का फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया, वो उनके इतिहास के एक्सपीरियंस के कारण अलग था। क्योंकि दोनों देशों के इतिहास का
इतिहास ही अलग था, इसलिए दोनों देशों में संघवाद का मॉडल भी अलग हुआ। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उसके इतिहास की उपज ही होता है। तो जब भी मैं आपको भारत के संविधान के बारे में बात करूंगा, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच बड़ा जरूरी होता है यूपीएससी की तैयारी में, अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान की नॉलेज होना जरूरी है, टॉपिक्स में आपको जोड़ के आपस में पढ़ना जरूरी है। यह मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी क्लासेस के माध्यम से कनेक्टिंग करके समझाता भी चलूंगा। इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करते हुए जितने भी मैं पॉलिटी के लेक्चर्स लूंगा उसमें हम पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, संविधान किसी भी देश का उस देश के इतिहास की ही उपज होता है, इसलिए इतिहास के साथ जोड़ना उसको जरूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, विधायिका की सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट मतलब बहुदलीय सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सीमित सरकार। देखिए मित्रों, हम विश्व इतिहास को जब पढ़ते हैं तो फ्रांस के लुई 14 करके एक राजा हुआ करते थे, और लुई 14 ने एक बात कही, मैं ही राजा हूं और मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कानून है। आई एम द स्टेट एंड वाट एवर आई स्पीक इज लॉ। मतलब अगर एक दिन फ्रांस के राजा लुई 14वें का मूड अच्छा था, उनके मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल रही थी तो वो कानून था, और अगर अगले दिन उनका मूड स्पॉइल था तो उनके मुंह से जो बातें कल के विपरीत निकल गई तो कानून भी अब चेंज हो गया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा की विम और फैंसी से शासन चला करता था, लेकिन आज अगर आप आधुनिक संविधानवाद, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करेंगे, आधुनिक संविधान के बारे में बात करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। संविधानवाद शब्द का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शब्द का मतलब होता है किसी भी देश का एक खुद का संविधान होना चाहिए और संविधान के द्वारा ही उसको चलाया जाना चाहिए, यह भावना आना। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद जब अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने, 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता को प्राप्त किया, अमेरिकी क्रांति जब हुई तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को, 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी मिली, और अमेरिका आगे चल के अपना एक लिखित संविधान का निर्माण करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करता है। और ऐसा कहा जाता है, जब आप अमेरिकी क्रांति के इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में पढ़ोगे तो अमेरिकी क्रांति का तो एक महत्व यह भी था कि अमेरिकी क्रांति से विश्व में संविधानवाद की भावना की शुरुआत हुई। अमेरिकी क्रांति से विश्व में संविधानवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रोसेस की शुरुआत हुई। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के पश्चात जब शासन करने के लिए एक संविधान का निर्माण करा, आगे चल के दूसरे देशों को भी ऐसा भावना आई कि शासन तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होना चाहिए। आज अगर आप बात करोगे, विश्व के कितने ही देशों ने संविधानवाद के मॉडल को अपनाया है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू किया है। तो संविधान होना तो संविधान है, लेकिन संविधान होना, किसी देश को चलाने के लिए संविधान होना जरूरी है, इस भावना को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की भावना आई थी, तब 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रबोधन का पीरियड, एनलाइटनमेंट का पीरियड भी चल रहा था। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले थी मोनार्की। आप इस चीज को अच्छे से समझें। सबसे पहले थी मोनार्की, मोनार्की के बाद आई लिमिटेड मोनार्की, सीमित राजतंत्र, और लिमिटेड मोनार्की के बाद आती है डेमोक्रेसी। या आप लिमिटेड मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र भी बोल सकते हो।
तो मोनार्की मतलब राजतंत्र। लुई 14वें, मैं ही राज्य हूं, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द ही कानून है। प्रबोधन के काल में यूरोप में जब नए नए चिंतक आए तो उन्होंने एक मध्य वर्ग का उदय हुआ, एक मिडिल क्लास का राइज हुआ, और उन्होंने राजा की असीमित शक्ति पे रोक लगानी चाहिए, कंट्रोल करना चाहा। तो जब राजा की पावर पे कंट्रोल करने की बात हुई तब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की आई, और आगे चल के डेमोक्रेसी आती है। तो संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी सरकार को एक निश्चित दायरे में काम करने के लिए बाध्य करता है, या कोई सरकार उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती अगर उसके उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में सक्सेसफुल है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा। भारत में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम, वेस्ट तो भारत के बारे में आजादी से पहले यही मिसकंसेप्शन रखता था कि भारत एक राष्ट्र के तौर में टिक ही नहीं पाएगा। आजादी के समय भी वेलेंटाइन शिरोल जैसे लेखक, जिन्होंने द इंडियन अनरेस्ट नामक किताब लिखी, उसमें भी वो मानते रहे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में है ही नहीं और ना टिक पाएगा। तो वेस्ट में जो नेशन बिल्डिंग हुई थी मित्रों, पश्चिम में जो राष्ट्र निर्माण हुआ था, वो हुआ था सांस्कृतिक एक रूपता के मॉडल पे, कल्चरल होमोजेनिटी के मॉडल पे। भारत का जो राष्ट्र निर्माण हुआ वो डाइवर्सिटी के मॉडल पे हुआ। वेलेंटाइन शिरोल का तो यह मानना था कि भारत के दो राज्यों के बीच में इतनी डाइवर्सिटी है जितना यूरोप के दो राष्ट्रों के बीच में नहीं है। टू यूरोपियंस नेशन में जितना डाइवर्सिटी नहीं है, उससे ज्यादा तो भारत के अंदर दो राज्यों में है। तो भारत कभी टिक नहीं पाएगा अपनी डाइवर्सिटी के चलते। तो अगर किसी भी देश में, और भारत ने प्रूव कर दिया कि पश्चिम का मॉडल अगर खुद का मॉडल है तो भारत का भी संविधान का मॉडल मतलब इतने समय तक निरंतर चलता हुआ आया, यह बड़ी बात रही। तो ऐसे देश जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है, संविधान एक निश्चित दायरे में काम करने के लिए सरकार को बाध्य करता है, या सरकार उस दायरे के बाहर जाके काम ना करे, यह इंश्योर करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पूरा फंडा है मित्रों, जब आप लोगों को मैंने यही तो बताया था जी कि जब अमेरिकी क्रांति के बाद विश्व में संविधानवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रोसेस की शुरुआत हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरे देश क्यों अडॉप्ट करना चाहते थे? क्योंकि वे भी चाहते थे कि हमारे यहां पे जितनी भी सरकारें काम करें वो संविधान के दायरे के अंतर्गत काम करें, किसी राजा की पर्टिकुलर विम और फैंसी के अंतर्गत शासन ना चले, जैसा कि लुई 14वें बोलते थे। तो देखिए मित्रों, ये मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में, इस प्रश्न के बारे में ही आप लोगों को समझाना बड़ा इजी भी हो सकता था, हम चर्चा ना करते। जैसे कि कुछ मित्रों के मेरे पास कमेंट आते भी रहते हैं कि सर इसको हम जल्दी कवर करके दूसरे क्वेश्चन पे जल्दी जाते, और कुछ कहते हैं कि सर डेप्थ में ही चर्चा करा करें। देखिए मित्रों, इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो हम चर्चा कर लेते शॉर्ट में और मैं आपको आंसर डी बता देता, लेकिन हमें एक ऐसी सोच का भी विकास करना होगा, इतने पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना होंगे कि अगर अगली बार कुछ दूसरी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाए। जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा वो इस हिसाब से दूंगा कि आगे आने वाले वर्षों में भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उस पढ़े गए कंटेंट को समझ के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय इस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। अगर इनका मात्र आपको आंसर देना होता तो मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से भी दे सकता था, लेकिन पूरा इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है, आगे आने वाले वर्षों में भी यदि आप पेपर देते हैं, आपको इतने पॉइंट्स बता दिए जाए, इतिहास की इतनी समझ दे दी जाए कि अगर कोई दूसरा भी इसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आपके पास कम से कम नॉलेज तो रहे, आप कभी भी शॉर्ट ऑफ कंटेंट ना हो। शॉर्ट ऑफ कंटेंट मतलब आपको एक उत्तर पहुंचने तक, उत्तर के लिए पहुंचने तक, प्रश्न का उत्तर देते, जवाब दे रहे हैं उसको देने तक आप असमर्थ महसूस करें। तो इसलिए मैं डीप में एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन 2018 में आया था मित्रों।
अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्वेश्चंस आपकी यूपीएससी में रहते हैं, इन टॉपिक्स से आप बात करो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से तो पूरा का पूरा जो रहता है वो आर्टिकल बेस्ड तो होता नहीं है, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट है। प्रीएम्बल से भी आर्टिकल बेस्ड नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल और डीपीएसपी से कुछ आर्टिकल बेस्ड आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जिनमें आप दूसरे अभ्यर्थियों से लीड ले पाओगे वो मीनिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और उसका क्या मतलब इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल